आप लोगों को व्हाइट स्क्रीन दिख रहा है क्या? मैसेज करो सारे लोग अच्छे से। यस दिख रहा है, चलो फिर ठीक है। देखो बेटा, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मुझे कुछ लग रहा था मिसिंग, हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम किस फिनोमेना के बारे में पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज रिफ्रैक्शन, हमने ये पढ़ा था व्हाट इज रिफ्रैक्शन, ये सबने सीख लिया था। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ को चेंज कर लेती है ना। अब वो पाथ चेंज कैसे होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये डिपेंड करता है कि रे डेंसर टू रेयर में जा रही है या रेयर टू डेंसर में जा रही है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि रेयर या फिर डेंसर मीडियम ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है, ये हमेशा किसी न किसी के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, अगर वाटर की बात करो तो एयर के रिस्पेक्ट में वो डेंसर है, लेकिन ग्लास के कंपेयर में रेयरर है। ठीक है, तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि ग्लास जो है वो रेयरर मीडियम है डेंसर मीडियम है, ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। हाँ, ये जरूर पूछ सकता है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना। एब्सोल्यूट का मतलब हो जाता है कि हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज रिफ्रैक्शन मैंने बताया था, फिर मैंने बताया था आप लोगों को रिफ्रैक्शन कैसे कैसे होता है तो बताया था। साथ ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। ये आप लोग सबको समझ में आया था। इसमें मैंने कुछ नया टर्म भी इंट्रोड्यूस किया था। इंसिडेंट रिफ्रैक्शन तो आपने सुना था, एंगल ऑफ इमर्जेंस और इमर्जेंट रे, नया टर्म इंट्रोड्यूस था। साथ ही साथ लैटरल शिफ्ट जो टर्म था वो भी इंट्रोड्यूस हुआ था। आवाज सबको क्लियर आ रही है? मैसेज कर दो, मैसेज करना जरूरी है, ये आप लोग को पता है ना। इसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब पढ़ने के बाद हमने क्या टॉपिक देखा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था टोटल 2 लॉज होते हैं। ठीक है, एक लॉ होता है कि इंसिडेंट रिफ्रैक्शन और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन सेम प्लेन, एक प्लेन वाला था। और दूसरा था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता था, साइन आई और साइन आर का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है, और आगे चल के हमने उसी कांस्टेंट का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया है। तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया था, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझाया था, है ना, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। पहले तो बोलते हैं दिमाग में एक चीज रखना, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी से इसको रिलेट कर देना। वो बात अलग है कि मास डेंसिटी अलग होता है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होता है, लेकिन डेंसिटी बोलते हैं आपके दिमाग में एक इमेज बन जाती है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो जो मीडियम ऑप्टिकली जितना ज्यादा डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। आप लोग मुझे आंसर करो, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है? कोई बता सकता है क्या? डायमंड, वेरी गुड। और सबसे कम मिनिमम? एयर। नो 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 नो, वैक्यूम। सबसे कम होता है वैक्यूम का। स्पेलिंग गलत है हर्षवर्धन, वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है। आप लोग ऐसी जगह पे, यही सब में आप लोग फंस जाओगे एनटीएससी में। इतना इजी चीज पूछता है ना। हाँ सारंग, आपकी स्पेलिंग सही है। एयर का होता है ऑलमोस्ट 1.002 ऐसा कुछ होता है ना। और वैक्यूम का होता है एग्जैक्टली 1, या फिर उसका भी बहुत होता है 1.000, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में भी सबसे ज्यादा रेयरर होता है वैक्यूम। ठीक है, अच्छा डायमंड का कितना होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई बता सकता है क्या? 2.4, वेरी गुड हर्षवर्धन। चलो हर्षवर्धन को देखो सारे टर्म्स याद है। 2.42, हाँ ठीक है, 2.4 भी सफिशियंट था। वैसे भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ना तो आपको गिवन होगा। वाटर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? वाटर का कोई देखेगा नहीं नोटबुक, याद है तो टाइप करो। 1.33, हाँ ठीक है। और जब न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करना हो तो उसको 4/3 ले लेना है ना। हाँ सारंग ने सही लिखा है 4/3, 1.33 भी सही है।
लिखने के लिए 1.33 काफी है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स आए तो 4/3 लिख के सॉल्व करना, ज्यादा अच्छा आंसर आएगा। ग्लास का कितना होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1.5 एंड 3/2। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, सबको याद हो गया, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। सो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चुका है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब मैंने पढ़ा था, अच्छा हाँ देखिए, इसका मैंने आपको सिंबल बताया था, आपकी बुक में कुछ इस तरीके से था। मैंने आपको ये भी बताया है कि उसको इस तरीके से भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं, ये सब मैंने बताया था, ठीक है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग ये है, कुछ बुक में ये भी होता है, एनसीईआरटी में शायद ये है, तो कंफ्यूज मत होना। इवन हाँ, मैंने कुछ ऐसा भी देखा है, ठीक है। तो जो अच्छा लगे लिख लो। वैसे तो एन है, मैं तो ज्यादातर इसको म्यू से समझता था, है ना, तो जो मर्जी हो लिख लेना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा था, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। हालांकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद वही न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड था, अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आता है ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तभी आपसे न्यूमेरिकल्स बनेगा, है ना। उसके बाद ही आपसे न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो एब्सोल्यूट ओ, अभी जो मैंने आप लोगों से मैसेज में पूछा था कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं था, वो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, है ना। इस तरीके से आपने किया था। एक न्यूमेरिकल भी था जिसका आंसर 9/8 आया था कुछ, है ना। चलो, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ना टॉपिक, वो है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले तो एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं। इसके बाद जो बुक में कुछ दिए हुए पॉइंट्स, उसको हम डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट 3-4 मैं बताऊंगा, उसके बाद आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग भी सोच सोच के बताना आसपास में देख करके आपको रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कहाँ कहाँ दिख रहा है, ठीक है। आप लोग पहले शुरुआत करो, हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ आप लोग ही बता दो। आप लोग बताओ कोई रिफ्रैक्शन का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आज की क्लास पूरी आप लोगों के लिए है, आप लोग ही बताओगे सब कुछ। मिराज, वेरी गुड। चलो, मेकिंग ऑफ मिराज। अगर मिराज की बात करें तो मिराज बनता है, ओके। और बताओ, मिराज हो चुका है। मिराज में एक केवल रिफ्रैक्शन ही लगता है, यहाँ पे टीआईआर का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है, टीआईआर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये टीआईआर क्या है, ये मैं ये अपने चैप्टर का आखिरी टॉपिक है ना, वो मैं अंत में पढ़ाऊंगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। और बता एप्लीकेशन, चलो मैं बताता हूँ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसको तो मैं पूरी डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा, है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना। रेनबो, बहुत अच्छे। ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बताने हैं, अब बताओ। बुक से कम 5 ज्यादा आप लोगों को बताने हैं, ये तीनों ही बुक में दिया है, बुक के अलावा आप लोगों को बताना है, और बुक में देखना भी नहीं है। और बताओ, सोचो सोचो। कैमरा लेंसेज, अब बेटा ये नेचुरल में एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल आसपास दिख रहा है ना, वो तो आर्टिफिशियल हो गया डिवाइस, है ना। कैमरा लेंस नहीं मैं एक्सेप्ट करूंगा भक्ति, ये पूरा हम आर्टिफिशियल तरीके से उसको हम बनाते हैं, है ना। ये जो नेचुरल आपको जो दिख रहा है ना एप्लीकेशन, यहाँ पे मैं वो सुनना चाहता हूँ, क्योंकि वही हम डिटेल्स में भी आपको पढ़ाने वाले हैं। चलो मैं बता देता हूँ। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, ये भी आपके बुक में दिया है। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, ये जो स्टार आपको जहां पर दिख रहा है ना स्काई में, एक्चुअल में वो वहां पर नहीं है, उससे अलग दूसरी पोजीशन पर है, लेकिन वो आपको अपनी जगह से शिफ्ट दिखाई देता है।
हालांकि बोलोगे सर ये तो हम विश्वास कैसे कर ले, वो अलग बात है, विश्वास मत करो, लेकिन ऐसा होता है। जब मैं आपके सामने मैं रे बनाकर प्रूफ करूंगा ना, तो आप एक्सेप्ट कर लोगे इन चीजों को, ठीक है ना। कोई स्टार पे जा करके थोड़ी देखा है कि वहां से जो रे आ रहा है वो सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स। और बताओ, हाँ, जो अपना क्लाउड है ये व्हाइट क्यों होता है, ठीक है। क्लाउड अपीयर्स व्हाइट। अब ये क्लाउड अपीयर्स व्हाइट इसलिए होता है कि इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको एप्लीकेशन में काउंट कर सकते हैं। जो स्काई है वो नाइट टाइम में ब्लैक दिखता है, स्काई अपीयर्स ब्लैक एट नाइट, ठीक है। ह्यूमन आई कैन बी एप्लीकेशन, नहीं नहीं बेटा सारंग, ह्यूमन आई को हम इसके एप्लीकेशन में नहीं ले सकते हैं, वो तो एक लेंस है ना, वो एप्लीकेशन थोड़ी है। ह्यूमन आई एक डिवाइस हुआ ना, नेचुरल एप्लीकेशन थोड़ी है कि रिफ्रैक्शन का कोई वो दिख रहा है आपको, है ना। वैसे तो ये जितना भी आपको इफेक्ट दिख रहा है वो आई की वजह से दिख रहा है, तो हम आई को उसके एप्लीकेशन में नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता वो सही होगा। और बताओ पॉइंट्स। स्काई अपीयर्स ब्लैक एट नाइट, हाँ, और मुझे याद आ रहा है पॉइंट्स। अच्छा यहाँ तो स्क्रीन छोटा हो गया, चलो नेक्स्ट पॉइंट। ये सारे पहले आप नोट करना है ना, इसके बाद मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा। सिक्स था, हाँ सिक्स सेवेंथ पॉइंट, ठीक है। सन जो आप सबने देखा होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में सन जो है वो रेड दिखता है, राइट, और दोपहर में वो व्हाइट दिखता है। व्हाइट या नॉर्मल जो आपको येलोइश दिखता है ना, तो एक्चुअल में उसको हम व्हाइट ही बोलते हैं। तो डे टाइम में व्हाइट दिखता है, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग में जो सन है वो रेड दिखता है। इसका क्या कारण है, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सन अपीयर्स रेड, अपीयर्स हल्का सा सैफरन होता है, लेकिन वो रेड ही में ही काउंट होता है, कि जैसे दोपहर में येलो जैसा दिखता है आपको, लेकिन वो व्हाइट काउंट होता है ना। सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, सनराइज एंड सनसेट ओवर हॉरिजन। नहीं, ये आपको कैसे पता, कुछ एप्लीकेशन बताना है। सन अपीयर्स ओवर द हॉरिजन, ये तो है। इसका पॉइंट इस तरह दे सकते हैं कि इसको मैं एक लाइन में नहीं लिख पा रहा हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ आपको। आपने जो एक्सप्लेन किया ना सारंग, सन अपीयर्स ओवर द हॉरिजन, उसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि जो सन है ना, आप सब अपने कैलेंडर में देखते होंगे, कई जो पंचांग वाली कैलेंडर आती है ना, उसमें लिखा होता है सनराइज और सनसेट का टाइम। इवन न्यूज चैनल में भी बताता है कि आज सनराइज 6:14 में होगा, सनसेट 6:22 में होगा, ऐसा आपने देखा होगा न्यूज चैनल में, यस और नो। क्या आपने ऐसा देखा है, हाँ या ना। देखा है ना आपने, न्यूज चैनल में टाइम देते रहता है। तो याद रखो, मान के चलो कि मॉर्निंग मॉर्निंग 6:14 में सनराइज हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सनराइज है ना, वो एक्चुअल में होता है 2 मिनट बाद, लेकिन हमको सन 2 मिनट पहले दिख जाता है। मतलब अगर आपके आंखों के सामने सनराइज 6:14 में हो रहा है, इसका मतलब है कि एक्चुअल सनराइज उसके 2 मिनट के बाद होगा, मतलब सनराइज 6:16 में होगा, लेकिन हमें सन दिखने कब से लगा, 6:14 से, मतलब 2 मिनट पहले हमें सन दिख जाता है। क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। एक और बात, जब सनसेट होता है, मान के चलो कि सनसेट हो रहा है 5:55 पे, 5:55 पे सन नहीं, 5 ये बहुत कम बोल दिया मैंने, 6:55 पे सपोज सनसेट हो रहा है, तो आप ये समझ के चलो कि जो सनसेट है ना वो 6:53 पे ही हो जाता है, मतलब 2 मिनट पहले ही सनसेट हो जाता है, लेकिन आपको सन 2 मिनट एक्स्ट्रा देर तक दिखाई देता है। यानी आपको 2 मिनट सुबह में पहले सन दिखाई देता है, और नाइट इवनिंग टाइम में 2 मिनट लेट तक दिखाई देता है। इसका मतलब कि 24 घंटे आपको 4 मिनट एक्स्ट्रा सन दिखाई देता है, इनको दिखाई नहीं देना चाहिए। वो क्यों दिखाई देता है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सो ऐसा लिख सकते हैं। इसका आंसर वही है जो सारंग ने लिखा है कि सन अपीयर्स ओवर द हॉरिजन, लेकिन इसको मैं एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इससे प्रैक्टिकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। ये तो इसका आंसर है सारंग, है ना। सन जो है वो हॉरिजन से ऊपर हमें दिखाई देता है, कारण वो मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं,
रुको रुको, हाँ, अर्ली सनराइज, इसको लिख सकते हैं इस तरीके से शॉर्ट में, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये लिख सकते हैं, राइट। मैं सोच रहा था कि शॉर्ट में लिखने का कुछ मुझे मिल जाए पॉइंट, तो याद आ गया, अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और कोई एप्लीकेशन बताना चाहेगा बच्चों? एक ऑप्टिकल फाइबर डिवाइस होता है, उसके अंदर भी नॉर्मल टोटल होता है रिफ्रैक्शन, बट वो चलो रहने दो। और कोई याद आ रहा है आप लोगों को? मैं एक बार आपके सामने बुक ओपन कर लेता हूँ, बुक में शायद मुझे कुछ और पॉइंट्स दिख जाए। वेट, कहाँ गया, देखो बच्चों, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स मैंने आपको बता दिया है, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स बता दिया है, इफेक्ट ऑफ रियल पोजीशन ये भी मैंने आपको बता दिया है। बुक में तो और 3-4 ही दिया है। देखो बुक में दिख रहा, सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एंड अबव द होली फायर अपीयर्स टू बी शेकिंग, हाँ ये भी देखो, होली फायर सबने देखा होगा, ठीक है, तो उसमें आपको वो थोड़ा सा शेक करता हुआ दिखाई देता है ना, आपको ऐसा लगता है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, वो हिल रहा है, दिखता है क्या आप लोगों को ऐसा? वो भी क्यों होता है? सो होली फायर्स अपीयर्स टू बी शेकिंग, ये भी लिख सकते हैं पॉइंट्स, होली फायर्स अपीयर्स टू बी शेकिंग, ठीक है, ये भी किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो आई थिंक आप लोगों को इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, सब दिख रहा है, ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से है। कैसे, वो हम एक एक करके सबके बारे में बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, सो रेडी। आप ठीक बच्चे हैं? कौन से बच्चे जो आज एब्सेंट है? भक्ति, तुल्या, कांक्षा, हर्षवर्धन, प्रांजल, प्राची भी, सारंग, समीक्षा, कौन नहीं है? कृष्णा, कृष्णा तो था आज, ओके, कृष्णा नहीं है, चलो ठीक है, हर्षवर्धन तो है, सरंग भी है, पता नहीं कौन है, चलो फिर एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। अब मिराज के बारे में हम थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसमें टीआईआर का भी कॉन्सेप्ट है, आपके बुक में वो पहले दे दिया है, लेकिन आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप टीआईआर पढ़ लो। मैं अलग से जब आपको टीआईआर पढ़ाऊंगा तो मैं टीआईआर के एप्लीकेशन बताऊंगा, है ना, मैं उसके अंदर आपको मिराज पढ़ाऊंगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बुक में थोड़ा रेगुलर मैनर में नहीं दिया है, तो मैं आपको रेगुलर मैनर में ही बताऊंगा, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, रेनबो भी हम लास्ट में पढ़ेंगे, आपने बुक में भी देखा होगा रेनबो आखिरी में दिया हुआ था, है ना। हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पढ़ेंगे, अपीरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स पढ़ेंगे, क्लाउड अपीयर्स वाइट ये भी पढ़ेंगे, स्काई, ये तो सारी चीजें। सबसे पहले देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, सो हम इसके आगे हेडिंग लिख सकते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार हमें ट्विंकल करता हुआ क्यों दिखाई। अच्छा एक और याद आ गया एप्लीकेशन, स्काई अपीयर्स ब्लू, ये मैंने नहीं लिखा है ना, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, 10th पॉइंट, ये भी लिख लो, स्काई अपीयर्स ब्लू एट डे टाइम। अच्छा ये देखो मैंने ब्लैक लिख दिया कि स्काई अपीयर्स ब्लैक एट नाइट, लेकिन ये नहीं लिखा कि ब्लू, है ना, एट द डे टाइम, स्काई अपीयर्स ब्लू एट डे टाइम। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इतने सारे एप्लीकेशन, आप लोग चाहो तो एक दो और याद आया तो लिख देना, मेरे से बस एक बार पूछ लेना कि सर ये इसका एप्लीकेशन होगा कि नहीं, वो भी लिख देना। बाकी गूगल बाबा तो सबके पास होगा, है ना, उस पर सर्च कर लेना।
अनलिमिटेड एप्लीकेशन मिल जाएंगे। ठीक है, अपने आसपास में भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सब कुछ नेचुरल इफेक्ट है जो हमें देखना है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होती है? ट्विंकलिंग का मतलब समझते हो? नॉर्मल स्टार एक्चुअल में देखा जाए तो एक पॉइंट साइज होता है, एक्चुअल में तो बहुत बड़ा होता है। कई स्टार तो ऐसे हैं कि जो हमसे मिलियन बिलियन ट्रिलियन लाइट ईयर तक दूर है ना। कई स्टार ऐसे हैं कि पूरी लाइफ हमको देख ही नहीं पाते क्योंकि वहां की रे हमारी आंखों तक आ ही नहीं रही है। और कई स्टार दिखते हैं वो इतने दूर होते हैं कि जिनको हम आज देख रहे हैं हो सकता है कि अब वो स्टार हो ही ना। ठीक है, वो खत्म हो गया होगा, उसकी डेथ हो गई हो, लेकिन आपको वो अभी भी दिख रहा है। चलो, लेकिन हाँ वो पॉइंट साइज होता है, लेकिन हमें वो पॉइंट नहीं दिखता है। हमें वो क्या दिखता है? ट्विंकल करता हुआ ऐसा दिखेगा, टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, ऐसे होता है ना। मुझे थोड़ा सा स्टार बनाना नहीं आता, आप लोग समझ लेना, इस तरीके से होता है ना, इस तरह का दिखता है कुछ ट्विंकल करता हुआ। अच्छा, एक और एप्लीकेशन मुझे याद आ रहा था। अच्छा, इसी में हो जाएगा वो तो। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार ट्विंकल करता है बट प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। ठीक है, प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है, उसका कारण भी यही होगा। तो चलो देख लो एक बार सिस्टम। मान के चलो कि यहाँ पर एक स्टार है, बस समझना, लिखने को आप लोग बहुत अच्छे लैंग्वेज में खुद से एक्सप्लेन कर लोगे, मेरे सारे पॉइंट्स बस आप लोग सुन लेना। ठीक है, सपोज यहाँ पर एक स्टार है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा, ये अपना अर्थ है, अर्थ से ही हम देखेंगे ना, ये अपना अर्थ है। अर्थ पर ये हर्षवर्धन है, और हर्षवर्धन इस स्टार को ऑब्जर्व कर रहा है। हर्षवर्धन को ये ट्विंकल करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से देख रहा है ना। चलो ठीक है, ये इसको देख रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर्स हैं, और लेयर्स तो हैं ही, इवन कई बार तो हमारे और स्टार के बीच में कई जगह पे तो वैक्यूम भी है ना। कई जगह पे तो वैक्यूम भी होगा, डिफरेंट मीडियम है लाइट के। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो एटमॉस्फेयर के बहुत सारे लेयर है, जैसे अगर एटमॉस्फेयर के लेयर की बात किया जाए तो ये सब तो आपने कॉमन ज्योग्राफी में पढ़ा ही होगा, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ये सब आपने पढ़ा होगा ना, यस और नो? ये तो आपने कुछ लेयर्स पढ़े है ना। सबसे ज्यादा तो हम एक्सोस्फेयर होता है ना, एक सबसे बाहर वाला जो होता है। तो ये सब पढ़ने के बाद समझना, ये तो हमारी नॉर्मल रेंज है, इसके बाद हम अर्थ के सराउंडिंग से बाहर जाते हैं, लेकिन स्टार तो बहुत दूर है ना। उसके बाहर पता चला कि ना जाने मिलियन लाइट ईयर दूर तक तो वैक्यूम होगा, वैक्यूम के बाद हो सकता है कि कोई और डिफरेंट मीडियम हो। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। कंडीशन ये है कि जब बहुत सारी लेयर होती है, हर लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी इन द सेंस ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना। ये ऑप्टिकल डेंसिटी, नॉर्मल डेंसिटी भी बोलोगे तो टीचर समझ जाते हैं, लिखोगे एग्जाम में तो, क्योंकि यहाँ पे मास डेंसिटी की तो बात कर नहीं सकते, है ना। अब सबकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी हर लेयर का अलग अलग है, मतलब कि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। हो सकता है कि इसका होगा N1, इसका होगा N2, इसका होगा N3, ब्ला ब्ला। मान के चलो कि बीच में वैक्यूम था, है ना। वैक्यूम का कुछ नहीं तो होगा N होगा, या और बहुत सारे। तो एग्री करते हैं यहाँ तक सब लोग कि बहुत सारे छोटे छोटे लेयर्स में एटमॉस्फेयर अपना डिवाइडेड है। डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेयर की हाइट, पर्टिकुलर हाइट में डेंसिटी अलग अलग होती है। साथ ही साथ एक और चीज सोचना, केवल ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग नहीं होती है, उनकी विड्थ भी कभी ना कभी तेज होती, कभी विड्थ उनकी बढ़ जाती, कभी विड्थ कम हो जाती है, ये भी आपको पता होगा। क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो विड्थ होती है, पर्टिकुलर लेयर की जो विड्थ होती है, वो डिपेंड करता है प्रेशर पे, टेम्परेचर पे। एग्री करते हो? प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि कुछ लेयर ऐसी होती है, जैसे हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर लें या ट्रोपो, हो सकता है मेरा डेटा क्लियर ना हो, मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और आप लोग ज्योग्राफी लेके आ जाओ कि सर आप सही नहीं बता रहे हो। तो मैंने ऐसा जहां तक पता है कि जैसे जब विंटर सीजन आती है, तो विंटर सीजन में
स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट थोड़ी कम हो जाती है, मैं राइट? पढ़ा है आपने? शायद टेम्परेचर कम होता है ना, तो हाँ शायद उसकी हाइट कम हो जाती है, या फिर सो हमारे अर्थ पे बार बार एटमोस्फेयर चेंज होते रहता है। एटमोस्फेयर चेंज होने की वजह से उनकी हाइट भी ज़्यादा कम होते रहती है, इवन उनकी डेंसिटी भी वेरी करते रहती है। ठीक है, तो डेंसिटी वेरी करते रहने की वजह से स्टार जो है वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, ये तो सही आंसर नहीं हुआ, क्योंकि ठीक है ना सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज होने की वजह से ट्विंकल करता हुआ कैसे दिखाई देगा? तो चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। सपोज हमें ये स्टार क्यों दिखाई देता है, क्योंकि स्टार से लाइट चलती है और हमारे आंखों तक पहुंचती है ना। तो यहाँ से जो एक लाइट चल रही है, देखो ऐसे गया, हो सकता है कि यहाँ के जो डेंसिटी है हो सकता है कि वो रेरर हो या डेंसर हो, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो हो सकता है कि यहाँ से एक रे चल के ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, ऐसे जा रहा हो, अलग अलग तरीके से जाकर हमारी आंखों तक पहुंचेगा। ठीक है, अच्छा थोड़ी देर बाद ये ऐसे आ रहा था, इन सबके लेयर की हाइट डिफरेंट डिफरेंट हो गई। और मैंने आपको रिफ्रैक्शन में पढ़ाया था, जब मैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बता रहा था, इधर समझ लो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब बता रहा था, तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये जो लेटरल शिफ्ट है वो किस पे डिपेंड करता है, इसकी हाइट पे, राइट? तो अगर इसकी हाइट से इसकी विड्थ कह सकते हैं, इस विड्थ अगर ये पर्टिकुलर विड्थ कम है तो इनके बीच की डिस्टेंस कम होगा। अगर हम इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं तो लेटरल शिफ्ट की डिस्टेंस भी बढ़ जाती है, लेटरल शिफ्ट भी बढ़ जाता है। बताया था मैंने ये आप लोगों को। तो बेटा एक बात बताओ, अगर बार बार ये लेयर की विड्थ ज्यादा कम हो रही है तो क्या जो स्टार दिख रहा है आपको उसकी पोजीशन भी ज्यादा कम दिखाई देगा, हाँ या ना? क्या स्टार की पोजीशन भी आगे पीछे दिखाई देगा अलग अलग? सो कभी आपको स्टार यहाँ दिखाई देगा, 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 कभी आपको स्टार यहाँ दिखाई देगा। होता वो अपनी जगह पे है, लेकिन उनका ये जो रे है ना, कभी रे इधर जाता है, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, अलग अलग जगह पे जाते रहती है। तो हम जब यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हमें वो क्या दिखाई देता है, ट्विंकल करता हुआ। इज इट क्लियर? ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ट्विंकल करना इन द सेंस क्या होता है, उस लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में जा रहा है, ट्विंकल करने का यही मतलब होता है। ठीक है, सो डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से, उनकी विड्थ अलग अलग होने की वजह से, और बार बार वो चेंज होने की वजह से, जो सारी रे है वो हमेशा चेंज होते रहती है, कंटिन्यूसली वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, और इस वजह से हमें वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है। अब बोलोगे सर प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, व्हाई डज इट ट्विंकल सो फास्ट? ऑब्वियसली बेटा वो इतना दूर है और एटमॉस्फेयर की लेयर हर सेकंड भी चेंज होती है। ठीक है, अब एक और इसके, अब इसमें और कुछ मुझे ऐड भी करना है, अभी और सुनते तो जाओ, सुन लेना। अब ये फास्ट का वही कारण है कि एक्चुअल में हमसे बहुत दूर है, और जो लेयर भी है वो तीन चार, आपने ज्योग्राफी में पढ़े हैं, वो तीन चार नहीं, इवन स्ट्रेटोस्फेयर की अगर विड्थ की बात करूँ ना मैं, कि 20 या 30 40 किलोमीटर तक होती है ना स्ट्रेटोस्फेयर, वो हमारे लिए 40 किलोमीटर एक एटमॉस्फेयर का लेयर है, लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे लेयर है, क्योंकि हर 1 किलोमीटर पे टेम्परेचर चेंज करता है, हर 1 किलोमीटर पे प्रेशर चेंज होता है, आप सबको पता होगा। तो उसके अंदर भी ये मत सोचना कि अगर हम एक स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में लाइट एकदम स्ट्रेट जाएगा, नहीं, इसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे लेयर है, वो सारे बार बार हर पॉइंट पे, हर सेकंड पे अपने डायरेक्शन को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा अभी एक पॉइंट और सुन लो, तो जो स्टार हमें दिख रहा था ना वो ट्विंकल करेगा, ठीक है। अभी इसमें एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, वो ऐड क्या करना चाहूंगा वो सुनना, कि वो ये रहा था कि जो स्टार था वो पॉइंट के फॉर्म में था, हाँ या ना? तो अब इसकी जो पोजीशन आपको दिखेगी ना, पॉइंट कभी यहाँ दिखेगी, कभी यहाँ दिखेगी, पॉइंट वाली चीजों में बहुत जल्दी जल्दी हमें दिखाई देता है, कभी यहाँ दिखाई देगा, कभी यहाँ दिखाई देगा, और फाइनली हमें वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई दे देगा। ठीक है, पॉइंट चीजें अगर आगे पीछे जाएगी वो आपको क्लियर दिखाई देगी। अभी मैं प्लेनेट का भी एग्जांपल बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके कंपेयर में अगर हम प्लेनेट की बात करें तो प्लेनेट जो है, वैसे तो कहा जाए प्लेनेट भी हमसे काफी दूर है, हमारे अकॉर्डिंग बात हो रही है ना, कि हमारे कंपेयर में तो चलो है, लेकिन जब यूनिवर्स से कंपेयर करते हैं ना तो प्लेनेट हमारे अर्थ से बहुत 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 क्लोज है एज कंपेयर टू स्टार।
ठीक, वो हमसे बहुत क्लोज है। तो क्लोज रहने की वजह से वो काफी बड़ा दिखता है। अब बड़ा दिखता है तो जो प्लैनेट है ना वो पॉइंट साइज नहीं दिखता है, तो पोजीशन उसकी भी चेंज होती है। बट एक्चुअली क्या होगा, उसकी पोजीशन देखो यहाँ से ऐसे चेंज हुई, समझना, यहाँ से इसकी पोजीशन ऐसे चेंज हुई, समझना, यहाँ से इसकी पोजीशन ऐसे चेंज हुई। तो एक्चुअली यहाँ पे ट्विंकल करता हुआ दिखेगा कैसे, एज इट इज दिख रहा है। अगर कोई आपके सामने बड़ा ऑब्जेक्ट हो, अगर हल्का हल्का हिल भी रहा, आप उसके सेंटर पे देख रहे हो तो आपको हिलता हुआ एक्सपीरियंस नहीं होगा। लेकिन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो अगर इधर उधर शिफ्ट हो रहा है तो आपको उसकी पोजीशन शिफ्ट होती हुई दिखेगी। क्लियर हुआ हर्षवर्धन? तो जो प्लैनेट होता है इसी कारण से वो हमें ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता। इसीलिए हम स्काई में भी देखते हैं ना, तो हम देख करके बड़ी आसानी से बता देते कि वो जो सेलेस्टियल बॉडी दिख रहा है ना वो प्लैनेट है। हम आराम से बता देते कि वो हमें एकदम सिंपल दिखेगा, उसमें बिल्कुल ट्विंकलिंग नहीं होता। ठीक है, दिखने में थोड़ा सा उतना है ना, उतना वो इंटरेस्टिंग लगता भी नहीं है। लेकिन स्टार देखोगे ना वो हमेशा मतलब ट्विंकल करता रहेगा। तो पॉइंट साइज होने की वजह से उसकी पोजीशन चेंज होती है और बार बार चेंज होते रहने की वजह से हमें वो दिखाई देता है। बट प्लैनेट को तुम ऐसा भी बोल सकते हो, एक और तरह से आंसर को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इतनी बार बताया कि प्लैनेट को आप छोटे छोटे पॉइंट का कॉम्बिनेशन मान सकते हो। अगर हर पॉइंट इसी के अंदर ट्विंकल कर भी रहा है तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको तो ओवरऑल ब्राइट चीजें दिखाई दे रही है, तो आपको इसके अंदर की चीजें ट्विंकल करती हुई दिखाई देगी क्या? नहीं देगी। तो ऐसा भी मान सकते हो कि प्लैनेट एक तो उसका साइज बड़ा है, वो पॉइंट साइज है नहीं, और ये भी मान सकते हो पॉइंट का कॉम्बिनेशन है। तो अगर सारे पॉइंट ट्विंकल कर भी रहे हो ना तो आपको एक साथ ओवरऑल ट्विंकल करता हुआ दिखाई नहीं देगा। सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार आपके सामने बुक में भी रीड कर लेना आप लोग। बुक में तो 2-3 पॉइंट्स ही दिए होंगे, मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स में बता दिया है। समझ में आया बच्चों? अच्छा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार था क्या बुक में? मैंने तो देखा भी नहीं। समझ में आया सबको? प्लीज बता दो। 2-3 समझने में टाइम लगेगा, बाकी सब तो बड़ी आसानी से समझ जाओगे। नहीं आया फिर से डाउट पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं अलग तरीके से बताऊंगा। यस इट इज इन बुक। ओके ठीक है ना, बुक वाला भी एक बार रीड कर लेते हैं। बुक का स्टेटमेंट एक बार आप लोग अपने सामने देख लेना। ये आपके सामने बुक है, सॉरी ये है ट्विंकलिंग। या ये तो लिखा है लेकिन इसके अंदर कहाँ पे उसका कारण एक्चुअल कहाँ दिया हुआ है मैं वो देखना चाहता हूँ। लाइट एंटर्स कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी नहीं, ये नहीं है। थर्ड पैराग्राफ सेकंड एग्जांपल नहीं, ये भी नहीं है। इफेक्ट ऑफ नेसेसरी कंडीशन ट्विंकलिंग, अच्छा हाँ चलो ठीक है। देखो ये पैराग्राफ देखो, दिख रहा है सबको? इफेक्ट ऑफ इट यहाँ पे दिया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस, हम सब जानते हैं। कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, बिल्कुल फैक्ट बात है, ये सनलाइट की जरूरत इनको नहीं होती, इनके पास तो खुद का लाइट होता है। दे अपीयर्स टू बी पॉइंट सोर्स बिकॉज ऑफ देयर बीइंग एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अस। ओके, as the density of air increases with lowering height, ठीक है, ऑब्वियसली जैसे ऊपर जाते डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो इंक्रीजेस। स्टार्स light coming towards us travel from rarer medium to denser medium and constantly, अच्छा इन्होंने फैक्ट लिख दिया है rarer to denser, वैसे जरूरी नहीं रहता, कई बार चेंज अलग कंडीशन में भी होती है। एंड कॉन्स्टेंटली बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल, दिस मेक्स अप, नहीं ये तो सही नहीं लग रहा है बेटा। देखो ये कुछ और समझा दी, यहाँ तक ठीक है जो मैंने बताया। इसके बाद इन्होंने दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, इन्होंने ट्विंकलिंग बताया ही नहीं है। वेट वेट वेट, हाँ यहाँ पे दिया है वो दूसरे का आंसर, वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। ये देखो यहाँ से, रुको रुको रुको, एक चीज और आपको मुझे बतानी पड़ेगी। इस क्वेश्चन का आंसर पहले आप देख लो, जो ये समझा रहे थे, कहाँ गया एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, वो भी एक बार देख लो। अब बोल ये रहा है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा है, समझना ध्यान से, ये आप अर्थ पे हो, समझना। अब बहुत सारे लेयर्स की डेंसिटी अलग अलग है, तो जो लाइट आ रहा है इतना तो बाय डिफॉल्ट हम ऊपर जैसे जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि क्लीन होता जाएगा। एटमॉस्फेयर ज्यादातर अर्थ के क्लोज ही, इनवेलप को ही हम तो बोलते हैं एटमॉस्फेयर, है ना। तो डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऐसा देखो, ऐसे मुड़ता हुआ ऐसे, यहाँ पे हमें ग्राउंड पे अगर सपोज यहाँ पे सारंग है तो सारंग को ये दिखेगा, है ना। लेकिन याद रखो जब लाइट इसकी आंखों तक आएगा ना, तो हम सब जानते हैं कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करता है। यहाँ पे तो लाइट बेंड हो रहा था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट आ रहा है ना
वो अपने स्टेट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? अपनी स्टेट पोजीशन से आ रहा है, और हमें ये स्टार यहाँ पे दिखाई देगा। तो स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये थी, और ये इसकी क्या है? एपरेंट पोजीशन। एपरेंट पोजीशन ये भी इसी में बता दिया गया। बुक में पहले इसको बताया, फिर वो बताया है, कोई बात नहीं। ये होता है अपेरेंट पोजीशन। आ रहा है लाइट ऐसे, लेकिन हमें क्या दिखाई देगा कि कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। तो यही होती है अपेरेंट। स्टार होता यहाँ है, हमें दिखाई यहाँ पर देता है। यहाँ से भी देखो तो वही बात होगी। यहाँ जो मैंने समझाया था कि आपको अगर यहाँ पर हम सीधा देख रहे हैं तो मुझे स्टार दिखाई देगा यहाँ पे। सबको ये समझ में आ गया होगा? तो आपको जल्दी से 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए, एक अपेरेंट पोजीशन और एक ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग का कंप्लीट कर लेते हैं, जल्दी से मैसेज करो। अपेरेंट पोजीशन वाला समझ में आया? अपेरेंट पोजीशन समझ में आया? हाँ। अपेरेंट का मतलब होता है नॉट रियल। 2 चीजें होती है, हर चीज एक रियल होती है, एक अपेरेंट होती है। ठीक है। अपेरेंट का मतलब मैंने पहले भी एक आध बार बताया था। देखो बच्चों यहाँ पे अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, तो यहाँ से कंप्लीट करते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया नहीं था। तो refractive index also, star coming from towards us from the rarer medium to denser medium constantly bends towards normal. This makes us star appears to be higher in the sky as compared to its actual position. और बेटा यही थोड़ा सा आपकी बुक में कुछ प्रॉब्लम दे देती है कि वो हायर ऐसा जरूरी नहीं है, वो कहीं भी चेंज दिखाई देता है। हायर बिल्कुल जरूरी नहीं होता है, लेकिन चलो वो अपनी जगह शिफ्ट दिखाई देती है। रूल है शिफ्ट का, बट इन्होंने चलो ठीक है ना, अगर ऐसी डेंसिटी लेते हैं, लेकिन कई बार एटमॉस्फेयर में ऐसा होता है कि हाइट बढ़ेगा तो भी डेंसिटी ऊपर में ज्यादा होती है, वो ड्यू टू टेम्परेचर प्रेशर का कॉन्सेप्ट वहां पे लग जाता है। बट इन्होंने बाय डिफॉल्ट ये मान करके चला है कि जैसे जैसे ऊपर जा रहा है डेंसिटी कम होती जा रही है, तो कम होती जा रही है तो रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। चलो इनका ही बात मान लेते हैं, तो भी स्काई अपीयर एज कंपेयर टू एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन से अलग जगह पे दिखाई देता है, तो ये तो है अपेरेंट पोजीशन। इसी को ये चीज यहाँ पर भी है, द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स कीप चेंजिंग अ बिट। अब ये अपेरेंट पोजीशन भी बार बार क्या होते रहती है? चेंज होते रहती है। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली, जो मैंने आपको बताया। बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोजीशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार्स कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली एंड द स्टार अपीयर्स टू बी ट्विंकलिंग। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपने बुक का देखो तो क्या समझ में आया, एक बार घर पे भी रीड कर लेना और उसको अपने स्टेटमेंट में लिख भी लेना, अलग से लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, आपको यही पोजीशन बताया गया कि स्टार अपनी पोजीशन से अपेरेंट दिखता है, हाइट जरूरी नहीं है। वो हाइट को किस रेफरेंस से कैलकुलेट कर रहा है? हाइट को वो किस रेफरेंस से बता सकता है? बताओ। क्या अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टार को हम ऐसा बोल सकते हैं कि कहाँ पे दिख रहा है? बाय डिफॉल्ट हमें ऊपर दिखता है, लेकिन क्या स्टार रियल में ऊपर होता है? हाँ या ना? ये तो एज अ पेपर के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना। मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी तो पढ़ाया है। मैंने नहीं पढ़ाया, जिसने भी पढ़ाया हो आपने पढ़ा होगा। तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये इसके ऊपर ही है? हम अगर ग्राउंड में देखें, हम तो एकदम बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास में रहते हैं, है ना, तो ये तो कहना गलत है। अगर थोड़ा सा, अगर सिर्फ 10th के हिसाब से बोला जाए तो भले आपके लिए सही होगा, ये ओवरऑल साइंस के हिसाब से वो स्टेटमेंट आपके बुक का सही नहीं है। ओके, आप लोग को क्लियर हो रही होगी सारी बातें बच्चों? उसकी पोजीशन चेंज मैंने अभी यही बताया था। देखो यहाँ पे छोटे छोटे डॉट मैंने बताए थे कि अभी स्टार यहाँ है, कभी यहाँ दिखाई देता है, कभी यहाँ दिखाई देता है। तो अलग अलग जगह पे दिखते हुए हमें वो क्या दिखते रहता है? ट्विंकलिंग दिखाई देता रहता है। हर लेयर की डेंसिटी अलग अलग है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ट्विंकलिंग करना। आई थिंक आप लोग को ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार समझ में आ गया होगा। साथ ही एक पॉइंट और समझ में आ गया है कि प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। अगर ये भी क्वेश्चन है तो आप अपने स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, Why planet do not twinkle? कर सकते हो इसका आंसर बच्चों? Why planet do not? हाँ, ये भी हम आंसर कर सकते हैं। जो पॉइंट्स आपके पास बहुत हैं, जो लिखना हुआ लिख सकते हो। एक बच्चा कौन है जो अभी डिस्कनेक्ट हो गया? सारंग, समीक्षा, प्राची। जब प्रांजल या प्राची में से कोई चला गया? ये प्रांजल है, प्राची लगता है क्लास को एग्जिट कर गई। ओके ठीक है। चलो फिर ये हो गया, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स ये भी हो गया।
जब क्लाउड अपीयर्स व्हाइट, इसके पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि स्काई अपीयर्स ब्लू। ये बता दूं कि आप लोगों को, ये आपकी बुक में दिया नहीं है, ठीक है? जानना है क्या? मैसेज कर दो अगर जानना है तो। या ओके, स्काई अपीयर्स ब्लू। देखो बेटा, बात ये आ रही है कि ब्लू का कारण ये है कि सेम है, ये अपना अर्थ है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि स्काई पहली बात कुछ होता नहीं है। स्काई कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है कि वो कोई सॉलिड, लिक्विड या गैस है या प्लाज्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऊपर में जहां कुछ भी नहीं है वहां को कुछ तो दिखाई देगा ना, तो एक्चुअल में वहां कुछ भी नहीं हो, जहां कुछ भी नहीं होता वो ब्लैक दिखाता है। जहां कुछ भी नहीं हो, कोई लाइट नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कैसा दिखता है बच्चों? ब्लैक। एग्री करते हो? आप लोगों ने ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ा भी होगा, राइट? या तो एक्चुअल में जो स्काई है ना, वो ब्लू नहीं है, वो एक्चुअल में ब्लैक है। रियलिटी है कि स्काई होता ही नहीं, स्काई कुछ भी नहीं है, ठीक है? बट ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है तो हम उसको स्काई नाम दे दिए, ठीक है? तो डे टाइम में अगर वो ब्लैक ही था तो ठीक है, नाइट टाइम में वो ब्लैक दिखता है, अच्छी बात है, एक्चुअल स्काई वही है, ठीक है? अब रही बात कि अगर आप स्पेस में जाते हो ना, इवन अगर आप वहां जाते हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो वहां पर अगर आप स्काई को डे टाइम में भी देखोगे ना तो आपको ब्लैक ही दिखाई देगा। पता है आप लोगों को, आप लोगों को ब्लैक ही दिखाई देगा, वहां से ब्लू दिखाई नहीं देता है। स्काई ब्लू आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ से दिखाई देता है, और इसका कारण है एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में क्या होता है? रिफ्रैक्शन। अब क्वेश्चन है कि ये कैसे, ब्लू क्यों दिखाई देता है? तो देखो बेटा, ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर स्काई में कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत सारे गैसेस हैं। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे गैसेस हैं। हम सब जानते हैं हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में जो आपको लेयर बताई गई ना, उस सब में क्या बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं। अब होता है कि जब ये जो गैसेस है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है? होते हैं ना बहुत सारे डस्ट पार्टिकल जो हवा में उड़ते रहते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें होती है ऊपर में स्काई में एक तरह से, क्योंकि स्काई तो कुछ होता नहीं है, ये अर्थ है, हम यहाँ से देख रहे हैं। तो अब सन का लाइट आ रहा है डे टाइम में, डे टाइम की बात हो रही है, सनलाइट आ रहा है, और मान के चलो कि एक छोटे से पार्टिकल से वो टकराया, या फिर एक वाटर ड्रॉपलेट है उससे टकराया, और टकराने के बाद ये 7 कलर में डिवाइड हो गया। हाँ या ना? वो आप पढ़े होगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, मैं भी पढ़ाऊंगा, इसी क्लास में पढ़ाऊंगा, वो भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो आपको पता है कि वो 7 कलर में डिवाइड हो जाएगा, अच्छी बात है। अच्छा, अब ये 7 कलर में रेस लगेगी कि पहले हमारी आंखों तक कौन पहुंचेगा, पहले हम किसको देख पाते हैं। तो बात ये होती है कि हॉरिजन में देखा जाना, हॉरिजन में देखने में जो लाइट पहले आती है वो होती है रेड, हॉरिजन में। इसलिए रेड सिग्नल हमेशा रेड होता है, क्योंकि रेड की वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। रेड की वेवलेंथ क्या होती है बच्चों? मैक्सिमम। इस वजह से डेंजर सिग्नल रेड होता है। लेकिन जब यहाँ से आता है ना, तो यहाँ पे सारी रे होती क्या कि छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स है। हाँ, 700 नैनोमीटर, 750 होता है एक्चुअल में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 750 होता है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे क्या होता है एयर में कि जब सारे पार्टिकल से लाइट टकराती है ना, तो टकराने के बाद ये डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाती है। अब यहाँ प्रिज्म तो है नहीं, टकराने के बाद छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है, अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाती है, और वो पूरे एटमोस्फेयर में हर जगह क्या हो जाती है? स्कैटर्ड हो जाती है। यहाँ पे टर्म है स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये टर्म है ना। वो क्या हो जाता है? डिफरेंट डिफरेंट चारों तरफ स्कैटर्ड हो जाता है। स्कैटर्ड का मतलब होता है फैल जाना, हिंदी में बोले तो, ठीक है? अब वो सारे कलर फैल जाती है। इनमें से जो ब्लू कलर होता है ना, उसकी वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। और ब्लू सबसे ज्यादा स्कैटर्ड क्यों होती है? क्योंकि स्कैटर्ड होना वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वैसे तो सबसे नीचे विबग्योर आता है, अति वायलेट आता है, इन वायलेट से ऑलमोस्ट एक दो लेयर ऊपर ही ब्लू आता है ना। तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होने से, सबसे ज्यादा जो स्कैटर्ड होता है वो कौन होता है? ब्लू। तो हमें ये चारों तरफ फैला हुआ क्या दिखाई देगा? ब्लू। और इस वजह से हमें पूरा स्काई जो है कैसा दिखाई देता है? ब्लू। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ड्यू टू इसका वैसे तो रिफ्रैक्शन ही आंसर है, क्योंकि टकरा रहा है, हर चीज तो रिफ्रैक्शन वाला ही हो रहा है। फिर भी वन वर्ड में अगर आंसर बोला जाए तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है,
ठीक है। और डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है, इसका आंसर होगा कि जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। सबको समझ में आ गया? सारे टर्म्स आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे। ओ आज तो टाइम भी हो गया। चलो फिर ठीक है, आज की क्लासेस इतना ही। जिनको मैथ्स ज्वाइन कर सक, जो भी बच्चे हैं मैथ्स में, वो अभी थोड़ी देर बाद मैथ्स का बैच स्टार्ट होगा, उस लिंक पे जाकर के क्लास में लॉगिन कर सकते हैं, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।